साल 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का सबसे अधिक असर सीमांत प्रांत में दिख रहा था। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर हो चुके खान अब्दुल गफ्फार खान के बढ़ते असर को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें और उनके कुछ साथियों को 23 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। खान उस समय उतमंजई से पेशावर आ रहे थे। सीमांत गांधी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हजारों लोगों ने चरसद्दा जेल को घेर लिया था, जहां सीमांत गांधी को रखा गया था। पेशावर शहर में हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। वहां के पठान किस्सा ख्वानी बाजार में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बीच एक अंग्रेज अधिकारी मोटरसाइकिल पर तेजी से जुलूस के बीच गुजरा, जिससे कई लोग कुचले गए और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। नाराज भीड़ ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। अंग्रेज अधिकारी की जलकर मौत हो गई। वहां हथियारबंद पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन ने फौज को बुलाने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में वहां सेना की 4 बटालियनें पहुंच गई और हथियारों से लैस सैनिक शहर में चारों तरफ फैल गए। यह एक तरीके से जालियांवाला बाग की ही तरह था। काबुल फाटक के सामने हजारों पठानों का हुजूम खड़ा था। उसके ठीक सामने रॉयल गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी खड़ी थी। भीड़ के तेवर देखते हुए कंपनी कमांडर ने हुक्म दिया, जुलूस के दाएं बाएं कवर ले लो। हर सिपाही की राइफल में 5 कारतूस भरे हुए थे। रमेश पोखरियाल निशंक अपनी किताब पेशावर के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाल में लिखते हैं, उनकी राइफलों पर संगीनें चढ़ी हुई थी। कैप्टन रिकेट ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग जाओ वरना गोली से मारे जाओगे। लेकिन पठान तस से मस नहीं हुए। रिकेट ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। उस समय हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली कैप्टन रिकेट के बाईं ओर खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर। हुक्म सुनते ही गढ़वाली कंपनी ने अपनी अपनी बंदूकें जमीन पर टिका दी। ये देखकर कप्तान रिकेट आग बबूला हो गया। उसने लाल आंखों से चंद्र सिंह की ओर देखकर कहा, क्या बात है। चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाब दिया, ये सारे लोग निहत्थे हैं, हम इन पर गोली कैसे चलाएं। इस घटना से बौखलाए कैप्टन रिकेट ने तत्काल ही अपने अर्दली के जरिए काबुली गेट के ऊपर खड़े अधिकारियों को एक चिट भेजी। फौरन 30 अंग्रेजों की एक प्लाटून आ गई। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद लोग अपने मकानों की छतों पर चढ़कर दोनों ओर से पत्थर, बोतल, कुल्हाड़ी, जो कुछ भी हाथ आया उसको सिपाहियों पर फेंकने लगे। इससे कई पुलिसकर्मी और पलटन के जवान घायल हो गए। खुद चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके कई साथी भी इसमें घायल हो गए। पूरे शहर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। राजमोहन गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी गफ्फार खान नॉन वायलेंट बादशाह ऑफ पंगटून्स में लिखते हैं, वैसे तो आधिकारिक रूप से सिर्फ 20 लोगों की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उस दिन पेशावर और सीमांत प्रांत की दूसरी जगहों पर अंग्रेजों की गोलियों से 200 से 300 लोग मारे गए। आखिरकार अंग्रेज फौज ने लड़ाकू विमानों की मदद से पेशावर पर दोबारा नियंत्रण कर लिया। बाद में सरकारी आदेश न मानने वाले गढ़वाल राइफल्स के जवानों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें लंबी जेल सजाएं दी गईं। साल 1891 में रॉनी सेरा माशूक गढ़वाल में जन्मे चंद्र सिंह गढ़वाली 3 सितंबर 1914 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। पहले विश्व युद्ध में सबसे पहले उन्हें फ्रांस भेजा गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से मेसोपोटामिया की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसमें उनकी जीत हुई। इसके बाद उन्हें साल 1918 में बगदाद की लड़ाई में हिस्सा लेने भी भेजा गया। विश्व युद्ध से लौटने के बाद साल 1920 में उन्हें वजीरिस्तान भेजा गया। जब पेशावर से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन की खबरें आने लगी तो उन्हें वहां भेजा गया। इस फौजी बगावत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे गढ़वाली सैनिकों को फिर से शहर जाने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।
कंपनी के कैप्टन चैपल गुस्से में बोले, आपको मालूम है कि आपने ट्रेनिंग के समय शपथ ली थी कि हर आदेश का पालन करेंगे। इस पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाब दिया था, लड़ाई यदि दुश्मन की फौज से होती तो हम अपनी जान भी दे देते, लेकिन हम अपने निहत्थे देशवासियों पर गोली नहीं चलाएंगे। चंद्र सिंह को अपने साथियों के साथ 12 किलोमीटर पैदल चलाकर स्टेशन लाया गया। वहां से सभी बागी सैनिकों को ट्रेन से एबटाबाद पहुंचाया गया। 26 अप्रैल की शाम एक अर्दली ने आकर चंद्र सिंह से कहा कि उनको कर्नल साहब बुला रहे हैं। राहुल सांकृत्यान अपनी किताब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में लिखते हैं, चंद्र सिंह ने अर्दली से पूछा, कर्नल साहब अकेले हैं या और भी कोई उनके साथ है? अर्दली ने जवाब दिया, वहाँ बहुत से लोग हैं जनरल साहब, एबटाबाद के डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट। यह सुनते ही चंद्र सिंह ने समझ लिया कि उन्हें वहाँ से लौटकर आना नहीं है। वह तुरंत अपना सामान संभाला, वर्दी, बूट, ओवरकोट पहनकर और गोरखा हैट अपने सिर पर लगाकर पलटन के सभी सिपाहियों से मिलने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने उनसे कहा, भाइयों आपसे यह मेरी आखिरी मुलाकात है। जब चंद्र सिंह अफसरों से मिलने पहुंचे तो वह बाहर निकल आए। मेजर ब्रॉन्स्किल ने कहा, चंद्र सिंह अब तुम कैद कर लिए गए हो। उसी समय कैमरे से चंद्र सिंह का फोटो लिया गया, उन्हें मोटर में बैठा दिया गया। मेजर ब्रॉन्स्किल ने खुद मोटर ड्राइव की। वह उन्हें काकुल ले गए जहां उन्हें एक कोठरी में डाल दिया गया और उनके ऊपर डबल गार्ड का पहरा दे दिया गया। गढ़वाली सैनिकों पर 2 जून 1930 से सैनिक अदालत में मुकदमा चलना प्रारंभ हुआ। हिरासत में लिए गए सैनिकों के कड़े पहरे में रखा गया। इनमें भी चंद्र सिंह पर खास नजर रखी गई। वह अकेले शख्स थे जिन्हें हथकड़ी पहनाकर अदालत में लाया गया था। रमेश पोखरियाल लिखते हैं, उन्होंने बेंच के प्रमुख से सवाल भी किया, जनरल साहब 7 मुजरिमों में से मैं भी एक मुजरिम हूँ, लेकिन सिर्फ मुझ पर ही इतनी सख्ती क्यों? जनरल ने जवाब दिया, तुम खतरनाक आदमी हो। तुम्हारे खिलाफ खुफिया पुलिस की रिपोर्ट है कि तुमने ही बगावत करवाई है, इसलिए तुम्हें नंबर 1 अभियुक्त बनाया गया है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने चंद्र सिंह की तरफ से जिरह की। उनके तर्क सुनकर बेंच ने रॉयल गढ़वाल राइफल को तोड़ने का सरकार का फैसला खारिज कर दिया। उसने सरकार के चंद्र सिंह को सजाए मौत देने की मांग भी नहीं मानी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके दूसरे साथियों को 1 साल से लेकर 15 साल की सजा सुनाई गई। चंद्र सिंह की सारी जायदाद जब्त कर ली गई और उन्हें फौज से बर्खास्त कर दिया गया। रमेश पोखरियाल लिखते हैं, कोर्ट का आदेश होते ही सारी बटालियन के सामने चंद्र सिंह को बेइज्जत किया गया। उनके बिल्ले, बैज सब नोच लिए गए। उनकी वर्दी को कैंची से काट दिया गया। सारी जनता यह तमाशा देख रही थी। 6 साल तक चंद्र सिंह को एबटाबाद की जेल में रखा गया। राहुल सांकृत्यान लिखते हैं, चंद्र सिंह को एक ऐसी कोठरी में ले जाया गया जिसमें 6.5 फीट लंबा और 1.5 फीट का एक चबूतरा था, जिसके पास आटा पीसने की एक चक्की रखी हुई थी। वहाँ पानी का एक घड़ा, 2 फटे पुराने कंबल, एक घुटने तक का जांघिया, आधी आस्तीन की कोहनी तक की 2 कमीजें, एक लाल टोपी, एक लोहे का तसला और एक कटोरा और एक लंगोट रखे हुए थे। चंद्र सिंह जब देह पर चुभने वाले कंबल को बिछाकर जो ही लेटे, उनके ऊपर खटमल, पिस्सू, मच्छर और चींटियां और तरह तरह के कीड़े टूट पड़े। फिर उनके पैरों में बेरियां पहनाई गई। यह बेरी उनके पैरों में पूरे 6 साल रही और तभी निकाली गई जब 20 अप्रैल 1936 को उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। यही वह कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों यशपाल सिंह वर्मा और विजय कुमार सिंह के संपर्क में आए। देवेंद्र सिंह असवाल अपने लेख वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द सोल्जर हु रिफ्यूज टू फायर ऑन एन आर्म्ड सिविलियंस में लिखते हैं, बरेली जेल के कैदी उन्हें हवलदार या गढ़वाली कहकर पुकारते थे, जो चंद्र सिंह को पसंद नहीं था। तभी यशपाल ने उन्हें बड़े भाई कहना शुरू किया। उसके बाद तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें बड़े भाई कहकर ही पुकारा। इसी जेल में पंडित नेहरू की उनसे पहली बार
मुलाकात हुई। वहीं सरकार का फरमान आया कि चंद्र सिंह को छोड़कर पेशावर विद्रोह के बाकी कैदियों की सजा आधी की जाती है। इसके बाद उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया गया, जहां सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने आए। वहीं जवाहरलाल नेहरू भी गिरफ्तार होने के बाद भेजे गए। दोनों ने साथ साथ जेल में 42 दिन बिताए। कई जेलों में रहने के बाद आखिरकार 20 सितंबर 1941 को 11 साल 3 महीने 18 दिन जेल में रहने के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा कर दिया गया। सितंबर 1942 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियनें सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। ब्रिटिश रक्षा मंत्री फिलिप मेसन ने माना कि गढ़वाली सैनिक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने बोस के साथ मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वह रिहा तो कर दिए गए, लेकिन उनके गढ़वाल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लखनऊ से चंद्र सिंह इलाहाबाद आए और वहां से 1942 में महात्मा गांधी के वर्धा सेवाग्राम आश्रम चले गए। वहां वे बापू के आचार विचार नियम धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं रहकर काम करने का मन बना लिया। सेवाग्राम में रहने के ही दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार और अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर वहां आए। गांधी जी ने जब चंद्र सिंह का उनसे जिक्र किया तो वह उनसे मिलने चले गए। राहुल सांकृत्यान लिखते हैं, फिशर ने चंद्र सिंह से पूछा, क्या भारतीय सेना दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगी? चंद्र सिंह ने जवाब दिया, सेना तो अनुशासन की पाबंद होती है, इसलिए हुक्म होने पर वह जरूर लड़ाई में हिस्सा लेगी, लेकिन उसे अपने देश का भी ख्याल है, वह मन से लड़ाई में शामिल नहीं होगी। फिशर ने फिर उन्हें टटोला, अगर उसे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कहा जाएगा तो? चंद्र सिंह ने जवाब दिया, वह कभी अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएगी, अंग्रेज उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिशर ने इस बातचीत को अमेरिकी पत्रों में छपवा दिया। अंग्रेजों ने उसकी कॉपियां भारत में नहीं आने दी। उनको डर लगा कि कहीं इससे सेना पर बुरा असर न पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण चंद्र सिंह गढ़वाली को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। कई जेलों में 3 साल तक रखने के बाद उन्हें 1945 में रिहा कर दिया गया। तब भी गढ़वाल में प्रवेश न करने की उन पर लगाई गई पाबंदी जारी थी। काफ़ी भाग दौड़ के बाद 22 दिसंबर 1946 को उन्हें गढ़वाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिली। साल 1950 में वो अपने परिवार के साथ कोटद्वार में ढोकुर में आकर बस गए। उसके बाद उन्होंने CPI से 1952, 57, 1962 के आम चुनाव लड़े, लेकिन किसी में उनकी जीत नहीं हो पाई। देश के आज़ाद होने पर भी चंद्र सिंह गढ़वाली का जेल से नाता नहीं टूट पाया। आज़ाद भारत में भी उन्हें 2 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। पहले तो गलत वारंट के आधार पर उन्हें 1948 में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के हस्तक्षेप और लिखित रूप से खेद प्रकट करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद 1962 के चीनी हमले के समय भी उन्हें हिरासत में लिया गया। रमेश पोखरियाल लिखते हैं, सरकार को शक था कि उस समय देश के कम्युनिस्ट चीन से मिले हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया। 2 कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। चंद्र सिंह अपने आप को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य मानते थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पत्नी के इलाज के लिए सरकार को भेजे गए प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया। 1 अक्टूबर 1979 को आज़ादी की लड़ाई के इस नायक ने लंबी बीमारी के बाद हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनके मृत्यु के कुछ दिनों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने कोटद्वार में उनके निवास स्थान पर गईं। साल 1994 में भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। हमारे देश के लिए एक से एक शख्सियत ऐसे हुए हैं जिन्होंने न केवल संघर्ष किया है, न केवल काला पानी की सजा काटी है, बल्कि ऐसे ऐसे कष्ट को हंसते हंसते झेला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और लेकिन फिर भी हम अपनी आज़ादी के उन हीरोज को, उन नायकों का नाम तक नहीं जानते हैं। यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम और आप अब उन लोगों के बारे में जानें,
उन शख्सियत के बारे में जाने, उन चेहरों के बारे में जाने जिन्होंने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की बलिदानी दे दी। संघर्ष तो संघर्ष, उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट को गले लगाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार, मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार।